हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है निशित मोटवानी और आज के इस स्पेशल कंपनी डीप डाइव में हम उस डेटा सेंटर और एआई प्रॉक्सी प्ले कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लास्ट 1 ईयर में 3x प्लस रिटर्न्स दिए हैं। The name is MTAR Technologies and here we will do the complete 5G breakdown of the company। मतलब हम enterprise, industry, financials, governance से लेकर valuation हर चीज़ पे बात करेंगे। तो please I would request you to stay till the end of the video और मुझे ज़रूर बताएं how you feel about this company after watching the entire video। Before moving on, I would like to tell you something। जो मैं अभी complete 5G breakdown देने वाला हूँ आपको MTAR के बारे में, this is the kind of research we do for every single company that we track as part of our model portfolios and the proprietary Stockometer tool. If you don't know what model portfolios or Stockometer are, please go to investyadne.in right now and check them out. And you can use the coupon code REDRED as in the color of opportunity in the stock market to avail some great discounts. So use them before the discounts go away. Now let's get back to the video. तो as usual हर कंपनी के ब्रेकडाउन वीडियो में जैसे मैं करता हूं, तो सबसे पहले हम MTAR के प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो MTAR बेसिकली एक हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो बहुत कॉम्प्लेक्स और क्रूशियल मैकेनिकल पार्ट्स बनाती है। इनका कोर पोर्टफोलियो कुछ बड़े सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो पहले इनको सिंपली समझते हैं कि यहां कंपनी क्या यूटिलिटी ऑफर करती है। तो सबसे पहला है सिविल न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वहां डेंजरस रेडिएशन भी होता है, इसलिए इंसान फ्यूल रॉड्स को फिजिकली लोड नहीं कर सकते। MTAR यहां पे मैकेनिकल रोबोटिक आर्म्स जैसे कि फ्यूलिंग मशीन हेड्स और सिक्योर मेटल ग्रिड्स बनाती है जो इन फ्यूल रॉड्स को सेफली हैंडल करते हैं। दूसरा है क्लीन एनर्जी, जिसके बारे में वी विल टॉक एक्सटेंसिवली। ये इनका सबसे बड़ा ग्रोथ सेक्टर है जिससे यूएस की कंपनी ब्लूम एनर्जी ड्राइव करती है, जिनके बारे में आपने सुना होगा। MTAR यहां पे सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स यानी ग्रीन पावर बॉक्सेस के फिजिकल मेटल स्ट्रक्चर, वायरिंग और बेसिस बनाती है। इसके अलावा ये हाइड्रो डैम्स के लिए बड़ी वाटर टर्बाइंस भी बनाती है। तीसरा है स्पेस। MTAR हमारी देश की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, उसके साथ बहुत ही पुराना संबंध है उनका और बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई है और यहाँ पे वो बहुत सारे अलग अलग आइटम्स बनाती है जिसके बारे में वी विल डिस्कस एक्सटेंसिवली। फोर्थ इज डिफेंस एंड एरोस्पेस। फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स के लिए MTAR मूविंग पार्ट्स बनाता है। फॉर एग्जांपल, जब हाई स्पीड पर जेट को टर्न करना होता है तो विंग फ्लैप्स को मूव करने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है, तो MTAR इसके लिए मैकेनिकल मसल्स बनाता है जिसे एक्यूटेटर्स कहते हैं। MTAR इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स में भी हेल्प करता है इंडिया की। इंडिया पहले कई हाई एंड इंजीनियर्ड पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करता था। MTAR ने बॉल स्क्रूज और रोलर स्क्रूज जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को लोकली बनाना शुरू किया है जो एयरप्लेन्स और मिसाइल्स में बिना किसी फ्रिक्शन के स्पिनिंग मोशन को स्ट्रेट मूवमेंट में बदलते हैं। इससे गवर्नमेंट का डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज पर भी कम होता है। द लास्ट सेक्टर इज ऑयल एंड गैस। ये इनका नया सेक्टर है जहां पे ये ग्लोबल ऑयल जाइंट्स के लिए विपस्टॉक जैसे आइटम्स बनाते हैं। विपस्टॉक एक हेवी मेटल वेज होता है जो जमीन के नीचे ड्रिल बिट को साइडवेज टर्न करने में हेल्प करता है ताकि ऑयल पॉकेट्स तक पहुंचा जा सके। तो अगर सिंपली MTAR के लिए प्रोडक्ट्स में टेक अवे ले तो MTAR एक हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कांट फेल मैकेनिकल पार्ट्स फॉर एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। अब आगे देखते हैं कि MTAR की रेवेन्यू एग्जैक्टली कौन से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और कितनी और क्यों ये कंपनी एक AI बूम या फिर एक AI प्रॉक्सी कंपनी की तरह देखी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीन एनर्जी के बारे में, क्लीन एनर्जी वेक्टर के बारे में। ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। रेवेन्यू में इसका शेयर फाइनेंशियल ईयर 23 में 77% था और फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 70 to 71% था। तो क्लीन एनर्जी इज द क्लियर ड्राइवर ऑफ देयर रेवेन्यूज एंड सिविल न्यूक्लियर पावर एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस मेक अप द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर हम ज्योग्राफिकल ब्रेकडाउन देखें तो MTAR का बिजनेस काफी ग्लोबल है, राइट। फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका 82% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था और सिर्फ 18% डोमेस्टिक मार्केट से आया था। दिस इज अ कंपनी दैट इज एक्सपोर्ट हैवी। अगर कंपनी का ऑर्डर बुक स्टेटस देखें तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 MTAR के पास 2582 करोड़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और इस टोटल ऑर्डर बुक में भी सबसे बड़ा शेयर इज ऑफ क्लीन एनर्जी विच इज 51.2%। उसके बाद न्यूक्लियर सेगमेंट और उसके बाद एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट आते हैं। क्योंकि क्लीन एनर्जी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी का, तो वी विल फोकस ऑन क्लीन एनर्जी फर्स्ट बिफोर मूविंग ऑन टू द अदर सेगमेंट्स। तो MTAR एक्सप्लिसिटली नहीं बताता है कि क्लीन एनर्जी का पूरा रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी से ही आता है, पर डेटा से ये हम कंफर्म कर सकते हैं। Q3 फाइनेंशियल 26 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि पहले 9 महीनों में फ्यूल सेल सेगमेंट से ₹387 करोड़ आए हैं और Q4 में ये 250 करोड़ के और आने की उम्मीद है।
जब फाइनेंशियल ईयर 26 खत्म हुआ तो इस सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली 615 करोड़ आया। यह कैलकुलेशन प्रूव करता है कि एमटार का लगभग 70% रेवेन्यू अकेले ब्लूम एनर्जी से आता है। तो ब्लूम एनर्जी ऐसा क्या करती है वो देखते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द डिस्कशन, तो प्लीज डोंट गो अवे। एंड उसके लिए समझना जरूरी है कि सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल क्या होता है। सिंपल टर्म्स में ये कंटिन्यूअस पावर जनरेटर है। जब तक आप इसमें फ्यूल डालते रहेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहेगा। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स आर मेनी। तो सबसे पहला है नो बर्निंग, यानी नॉर्मल पावर प्लांट्स में कोयला या गैस जलाकर टरबाइन घुमाते हैं जिससे एनर्जी वेस्ट होती है। फ्यूल सेल्स बिना किसी आग के एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बेस पे फ्यूल को सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। दूसरा है प्रोसेस और आउटपुट। 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर इसमें एक तरफ से हवा और दूसरी तरफ से नेचुरल गैस या हाइड्रोजन पंप की जाती है। ऑक्सीजन आयन सिरेमिक से पास होकर फ्यूल के साथ रिएक्ट करके एक इंस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। क्योंकि यहां कोई कंबशन नहीं होता है इसलिए कोई पोल्यूशन या स्मॉग नहीं बनता है। आउटपुट में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होती है, थोड़ा पानी और हीट निकलता है। इससे हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स और रिमोट एरियाज में 24/7 बिना रुके इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए यूज किया जा सकता है। तो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट SOFCs आर अ सोर्स ऑफ ऑन साइट पावर जनरेशन एंड दे स्केल बेटर देन द ग्रिड और रिन्यूएबल पावर। सारे हाइपर स्केलर्स एज वेल एज अदर प्लेयर्स जो अपना खुद का AI कंप्यूट और डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं, उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जितनी उनको पावर चाहिए और जितनी जल्दी चाहिए वो ग्रिड या फिर रिन्यूएबल सॉल्यूशंस के थ्रू नहीं मिल सकती। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई SOFCs हैव सीन एन इंक्रीज इन डिमांड एंड इन टर्न ब्लूम एनर्जी इज प्रॉस्परिंग। ये फ्यूल सेल्स काफी स्पेस एफिशिएंट होते हैं। 1 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए 10 एकड़ की जमीन चाहिए, पर ब्लूम का फ्यूल सेल सिर्फ 170 स्क्वायर मीटर्स में लग जाता है। साथ ही ये पूरा सिस्टम 90 दिन के अंदर भी इंस्टॉल हो जाता है। हाल ही में एक AI फैक्ट्री के लिए ब्लूम ने कमिटमेंट से पहले सिर्फ 55 डेज में एक सिस्टम डिलीवर किया था, which helps these companies to use their AI compute power as quickly as possible। अब थोड़ा चार्ट्स और डेटा को देखकर समझते हैं कि क्यों ब्लूम एंड SOFCs की डिमांड विल बी प्रोलॉन्ग्ड एंड इज स्ट्रक्चरल। दिस इज अ स्ट्रक्चरल डिमांड साइकिल वी आर इन। तो सबसे पहले डेटा सेंटर्स मिक्स देखते हैं। यूएस के डेटा सेंटर्स में अभी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स का शेयर 1% से कम है, यानी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स 1% से कम यूज किए जाती है टू पावर द डेटा सेंटर्स। पर 2030 तक एस्टिमेट्स के मुताबिक 25% से ज्यादा डेटा सेंटर्स फैसिलिटी विल बी fully self powered which is on site power generation। और इस शिफ्ट की वजह से we are seeing this kind of demand for Bloom। अब अगर दूसरा चार्ट देखें तो ब्लूम का रेवेन्यू लगभग $1 बिलियन से ग्रो करके फाइनेंशियल ईयर 26 में 3.5 बिलियन से ऊपर जाने का गाइडेंस दिया हुआ है कंपनी ने, which is more than 3x growth। They are also increasing their capacity to produce SOFCs from 1 gigawatt to 5 gigawatt by mid 2028। इनका अगर हम ऑर्डर बैकलॉग देखें तो $20 बिलियन तक ऑर्डर बैकलॉग पहुंच गया है, जो इनके हिस्टोरिकल रेवेन्यू से 10x ज्यादा है। बिजनेस उनके पाइपलाइन में बहुत तेजी से ऐड हो रहा है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लूम एनर्जी स्टोरी। कैपिटल कॉस्ट अगर देखें तो 1 गीगावाट कैपेसिटी लगाने के लिए हर एनर्जी मींस में डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट लगते हैं। तो ब्लूम का फ्यूल सेल सिर्फ $100 to 150 मिलियन का खर्चा आता है और ये 6 से 9 महीने में तैयार हो जाता है। सोलर और स्टोरेज का देखें या फिर गैस टरबाइन का देखें या फिर न्यूक्लियर का देखें तो द कॉस्ट आर अनकंपेरेबल। वहां पे कॉस्ट आर इंसेनली हाई व्हेन कंपेयर टू ब्लूम। ब्लूम का सोल्यूशन बाकी ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले 13 to 40x तक सस्ता है और जल्दी डिप्लॉय भी हो सकता है, जो हमने ऊपर वाले चार्ट्स में देखा। अब थोड़ा बात करते हैं AI डेटा सेंटर बूम के बारे में। ओरेकल और बॉर्डरप्लेक्स ने न्यू मैक्सिको में अपने प्रोजेक्ट जुपिटर AI डेटा सेंटर कैंपस के लिए पहले से प्लान गैस टर्बाइंस और डीजल जनरेटर्स को कैंसिल करके ब्लूम एनर्जी के फ्यूल सेल्स को चूज किया है। ये $165 बिलियन का प्रोजेक्ट है जहां पे ब्लूम 2.45 गीगावाट तक की कैपेसिटी सप्लाई करेगा। डेटा सेंटर्स ने ये रियलाइज कर लिया है, डेटा सेंटर्स बनाने वालों ने ये रियलाइज कर लिया है कि गवर्नमेंट पावर लाइंस का 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें 60 या 90 डेज में या फिर इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। इसलिए ब्लूम का ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल एंड विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द डेटा सेंटर्स आर बीइंग बिल्ड अप। OpenAI के CEO ने भी क्लियरली बोला था कि द रियल बॉटलनेक इन AI isn't money, it's power. This fundamental constraint has created an urgent demand for alternative power solutions that can deploy rapidly without grid dependency। तो now we have seen कि जो
SOFCs की डिमांड है दैट विल बी स्ट्रक्चरल, राइट? तो आपके मन में एक सिंपल सवाल आएगा मेरे लिए कि क्या सिर्फ ब्लूम एनर्जी ही है जो एक केमिस्ट्री को स्केल पे एग्जीक्यूट कर सकती है, और क्या ये केमिस्ट्री प्रोप्राइटरी है? तो मैं यहां पे क्लियर करता हूं कि ऑल्दो ये केमिस्ट्री नई नहीं है, SOFCs को बड़े स्केल पर बनाना सिर्फ ब्लूम ने परफेक्ट किया है। 24 साल हो चुके हैं 2001 में इस कंपनी को बने हुए। कमर्शियल ट्रैक्शन पाने में इस कंपनी को 2015 तक का समय लग गया और प्रॉफिटेबिलिटी आने में 2025 तक का। इन्होंने IPO से पहले $1.2 बिलियन प्लस R&D में लगाए हैं। आज अगर कोई नया कंपेटिटर आता है तो उसे इस स्केल तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो शायद AI डेटा सेंटर का काम पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। डिमांड अभी है एंड ब्लूम कैन फुलफिल ऑर्डर्स राइट नाउ विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। तो ये बात होगी ब्लूम की। अब देखते हैं हाउ एमटार प्लेज अ पार्ट इन दिस स्टोरी। अगर ब्लूम एनर्जी इस रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट है तो एमटार इसका बिल्डर है। ब्लूम की ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स में से 60 to 70% की हॉट बॉक्स रिक्वायरमेंट्स का सप्लाई एमटार करता है। पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसी दो ही कंपनीज है, एक एमटार और एक ताइवान में। इंडिया से एमटार इज द सोल सप्लायर फॉर ब्लूम के नए इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट्स। इनका ब्लूम के साथ 14 ईयर्स से 100% क्वालिटी ट्रैक रिकॉर्ड है। अब समझते हैं कि हॉट बॉक्स क्या होता है। ये एक हाईली इंसुलेटेड ओवन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्रेजाइल सेरामिक सेल्स को 800 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखता है ताकि सेफली बिना लीक के एक इलेक्ट्रिसिटी बन सके और वो रिएक्शन हो सके। एमटार इस हेवीली इंजीनियर्ड मेटल वॉल्स को मैन्युफैक्चर करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? तो ये सिर्फ एक रिवर्स जनरेटर है। तो जब सोलर या विंड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो ये मशीन उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके पानी से हाइड्रोजन फ्यूल बनाती है, जिसे बाद में स्टोर करके फ्यूल सेल्स में डाल के उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, क्या एमटार को यहां पे इजीली रिप्लेस कर सकती है ब्लूम? तो एमटार को इजीली रिप्लेस इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये टेक में एक्सपर्टीज लाने में एमटार को सालों लग गए। प्लस टू मैन्युफैक्चर दीज हॉट बॉक्सेस इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग, और एमटार ने यहां पे 100% क्वालिटी रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड रखा है विद ब्लूम ओवर 14 इयर्स। ब्लूम के SOFCs की क्वालिटी में एमटार अब बैठ चुका है एंड दिस इज द ह्यूज बैरियर टू एंट्री। अब थोड़ा एमटार के बारे में डीप में बात करते हैं। एमटार हॉट बॉक्सेस की कैपेसिटी मार्च 2026 में 8000 की कैपेसिटी से बढ़ाकर 12,000 यूनिट्स तक कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 27 तक इनका प्लान है उसको 20,000 तक खींचने का, और फाइनेंशियल ईयर 28 में 30,000 यूनिट्स करने का। साथ ही अब ये कंपोनेंट्स के अलावा फुल्ली फिनिश्ड जनरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक केबल, हार्नेस के साथ डिलीवर करने पर एमटार काम कर रहा है। सिंपल टर्म्स में समझे तो वो और इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है फॉर ब्लूम एनर्जी विच विल लीड टू हायर रियलाइजेशन। इस सर्जिंग डिमांड की वजह से मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 80% रेवेन्यू ग्रोथ का एक बड़ा टारगेट सेट किया है, एंड इसमें से भी 70% ऑफ द रेवेन्यू विल कम फ्रॉम ब्लूम। तो ब्लूम इज द क्लियर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन एमटार। अब एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, एनवीडिया के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स बताते हैं कि उनका नेटवर्किंग रेवेन्यू ट्रिपल हो गया है। इसका मतलब यह है कि डेटा सेंटर्स अब डेंस और हाई पावर रैक्स लगाने लगे हैं। एक नॉर्मल रैक को 10 to 15 किलोवाट का पावर लगता है, पर नए रैक्स को 120 से 130 किलोवाट पावर कंज्यूम करनी पड़ती है। हायर डेंसिटी और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की इमीडिएट डिमांड है जो डायरेक्टली ब्लूम और एमटार के बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो वी कैन टेक दिस इन्फरेंस आउट ऑफ एनवीडियाज रिजल्ट्स। मोर ओवर, एनवीडिया की जो चिप्स है उनकी डिमांड भी सिर्फ हाइपर स्केलर से नहीं आ रही है, छोटे प्लेयर्स से भी आ रही है, which increases the market to serve not only for Bloom but also for MTAR। हमने MTAR की ऑर्डर बुक देखी, अब समझते हैं कि एग्जीक्यूशन क्या टाइमलाइन पे होगा। क्योंकि Bloom एग्जीक्यूट करता है SOFCs का डिप्लॉयमेंट वेरी क्विकली, तो MTAR को भी ये क्विकली हॉट बॉक्सेस का सप्लाई करना पड़ेगा, which means कि मोस्ट ऑफ देयर ऑर्डर बुक विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू वेरी क्विकली, एंड इसकी वजह से एमटार की ग्रोथ की विजिबिलिटी इतनी हाई है। और ऑल्सो मैनेजमेंट ने क्लियरली ये स्टेट किया था कि उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो स्टैटिक नहीं रहेगा। जैसे जैसे कस्टमर से विजिबिलिटी मिलेगी, यानी कि ब्लूम ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे ताकि सप्लाई में कोई बॉटलनेक नहीं आए, जो आज तक नहीं आया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लीन एनर्जी फ्यूल सेल सेगमेंट्स, जहां से एमटार की ग्रोथ आएगी। अब देखते हैं एमटार और कौन से सेक्टर्स में काम करता है, स्टार्टिंग विद सिविल न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर सेक्टर में एमटार इक्विपमेंट सप्लाई चेन के टॉप पर बैठा है। यह सेक्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट फ्यूलिंग मशीनिंग हेड्स, ग्रिड प्लेट्स
और कूलेंट चैनल असेंबलीज बनाते हैं। एक इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर के टोटल इक्विपमेंट्स का लगभग 20 to 25% हिस्सा अकेले एमटार सप्लाई करता है। अगर फ्यूचर ग्रोथ टारगेट्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी को अभी 7.4 से 8.78 गीगावाट से बढ़ाकर 2031 तक 22.48 और 2047 तक 100 गीगावाट तक लेके जाने का प्लान है। गवर्नमेंट ने 10 से 14 नए रिएक्टर्स का फ्लीट मोड में कंस्ट्रक्शन अप्रूव किया है। एमटार के लिए अगले 10 साल में ये 7,000 से 8,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी है। एमटार को हाल ही में कायगा यूनिट्स 5 और 6 के लिए ₹500 करोड़ का ऑर्डर मिला है और पुराने रिएक्टर्स का रिफर्बिशमेंट यानी कि रिपेयर्स के लिए ₹250 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी लाइंड अप है। साथ ही नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि एसएमआरस के लिए अभी ये कोड सबमिट कर रहे हैं। मोरओवर अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो एक एडवांस प्रोटोटाइप है दैट हैज रीच क्रिटिकलिटी और जिसको बिल्ड करने में एमटार हैज आल्सो हेल्प्ड और यहां पे दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि एमटार की कैपेबिलिटीज क्या है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगले 10-15 साल में इस सेक्टर में इनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि हम ये स्लाइड में देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये क्लियरली अनाउंस किया था कि जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्रिटिकलिटी अटेन कर चुका है और इसमें मैं बस यही बताना चाहता हूं कि एमटार की कैपेबिलिटीज आर मैसिव, राइट? दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। अब देखते हैं एमटार का अगला सेगमेंट जो है स्पेस एंड डिफेंस। एमटार ने स्पेस एंड डिफेंस वर्टिकल में इसरो के लिए विकास इंजन के अलावा चंद्रयान और मंगलयान के प्रोपल्शन सिस्टम्स भी बनाए हैं। ये इंडस्ट्री में सिर्फ क्लाइंट लिस्ट में इम्पैनल होने के लिए 3 से 5 साल का टाइम लगता है, इसलिए स्टार्टअप्स इनका मोड आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स डिवीजन में रोलर स्क्रूज बनाने वाली ये देश की अकेली कंपनी है जिसे डेवलप करने में इनको 2 साल का टाइम लग गया। तो स्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट में अगर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखें एमटार के लिए तो गवर्नमेंट ने 101 से ज्यादा डिफेंस आइटम्स का इंपोर्ट पर बैन लगाया है जिस एक्सपांड्स द मेक इन इंडिया स्कीम जहां पे एमटार बैठ सकती है। साथ ही एमटार ने हाल में इन स्पेस के साथ पूरा एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV रॉकेट डिजाइन करने का अग्रीमेंट किया है। इनको हाइपरसोनिक मिसाइल्स के स्क्रैमजेट इंजन कंबस्टर्स के लिए ₹15 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है और इजराइल की IAI कंपनी के साथ $90 मिलियन to $120 मिलियन का एक मेगा डील भी साइन हुआ है जिसका प्रोडक्शन अक्टूबर 2026 से स्केल अप होगा। ऑल्दो ये सेगमेंट अभी तक ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है एमटार के लिए, एमटार यहां पे हैज ट्रांजिशन्ड फ्रॉम टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स टू एग्जीक्यूटिंग लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इज अगेन वेरी वेरी गुड। अब उनके न्यूएस्ट वर्टिकल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ऑयल एंड गैस। ये इनका एक ब्रांड न्यू सेगमेंट है जहां पे इन्होंने ग्लोबल जायंट वेदरफोर्ड के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट किया है और उनके विपस्टॉक प्रोटोटाइप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसके लिए एमटार ने हैदराबाद एयरपोर्ट के पास एक नया ग्रीनफील्ड फैक्ट्री बनाई है जो सितंबर 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इस नीश वर्टिकल में इनको 24% से 26% का हाई एबिटा मार्जिन मिलेगा और फाइनेंशियल 27 में यहां पे ₹150 to 180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट भी हो सकता है। अब हमने सारे वर्टिकल्स जिसमें एमटार ऑपरेट करती है उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो नाउ लेट्स dig into the financials of the company and this is where you will get to know कि whether the company's current business model is successful or not। तो एमटार जो है ना वो रॉ मेटल को खुद नहीं निकालता, ये एलॉय स्टील्स और स्पेशलाइज्ड आइटम्स को प्रोक्योर करते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि ब्लूम रॉ मटेरियल खुद फ्री में सप्लाई करता है टू एमटार टू मेक द प्रोडक्ट्स फॉर ब्लूम, पर इन हाउस प्रोसेसेस में ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है। डिजाइनिंग से लेकर एडवांस EDM मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट और क्वालिटी चेकिंग सब कुछ इनके अपने 9 प्लांट्स के अंदर होता है। एमटार का जो मार्जिन स्ट्रक्चर है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स है तो अलग अलग मार्जिन होनी चाहिए। डोमेस्टिक यानी कि न्यूक्लियर और डिफेंस सेगमेंट में इनका मार्जिन काफी हाई है यानी कि 60% या फिर उससे ज्यादा। ऐसा क्यों? तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और कस्टम पार्ट्स हैं पर इनका वॉल्यूम कम होता है और फिक्स कॉस्ट ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स देखें यानी कि जो कंपनी ब्लूम के लिए करती है तो इनका ग्रॉस मार्जिन यहां पे कम होता है क्योंकि क्लाइंट मटेरियल्स फ्री इशू करता है और एक्सपोर्ट्स के स्ट्रक्चरल लेयर्स अलग होते हैं। बट यहां पे कंपनी को एक क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट दिखता है। अलग अलग ग्रॉस मार्जिन होने के बावजूद जब ऑपरेटिंग लेवरेज पर बात आती है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ब्लूम के मास प्रोडक्शन की वजह से वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि कंपनी के फिक्स कॉस्ट बड़े स्केल पर डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट ने क्लियर गाइडेंस दी है कि आने वाले सालों में 24% तक का स्टेबल एबिटा मार्जिन मेंटेन रखेगी ये कंपनी। अगर आप चार्ट्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में एमटार का ROCE काफी सुधर गया है।
एमटार का बिजनेस ट्रेडिशनल सेंस में एक एसेट हैवी बिजनेस नहीं है, बल्कि ये वर्किंग कैपिटल हैवी है, क्योंकि न्यूक्लियर और स्पेस पार्ट्स बनाने में महीनों लगते हैं, तो इनका 65% बैलेंस शीट इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में लॉक होता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल 252 डेज का था, जिनको इन्होंने Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में 172 डेज पर ला लिया है। एंड कंपनी सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। इस वजह से इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बढ़ के 192 करोड़ हो गया है। इन्होंने इसके लिए दो चीजें की है। सबसे पहला, इन्वेंट्री कंट्रोल, जस्ट इन टाइम प्लानिंग से रॉ मटेरियल्स तभी खरीदना जब प्रोडक्शन के लिए यूज हो। दूसरा इज द बेटर पेमेंट टर्म्स, क्योंकि मार्केट में फ्यूल सेल्स की डिमांड बहुत हाई है, तो एमटार ने अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का यूज करके ब्लूम और बाकी कस्टमर से बातचीत की और स्ट्रक्चरल पेमेंट टर्म्स सुधार लिए। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया कि ये कोई एक बार का एडवांस नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूस सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल फिक्स है, जिसे अगले साल 172 डेज पर मेंटेन किया जा सकता है। और हम ये एमटार के कैश फ्लोज में भी देख सकते हैं। एमटार का जो कैश फ्लो कन्वर्जन है, दैट हैज ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26। द कंपनी हैज कन्वर्टेड अबाउट 83% ऑफ देयर एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन फाइनेंशियल ईयर 25, और फाइनेंशियल ईयर 26 में तो ये इंप्रूव होकर 115% हो गया है। अगर यहां पे कोई टेक अवे लेना है तो ये ले सकते हैं कि एमटार इज नाउ मेकिंग गुड ऑपरेटिंग कैश फ्लो alongside their revenues increasing in a drastic fashion, which makes their business model successful, right? अब हमने एमटार के बिजनेस पे बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गवर्नेंस। एमटार को 1969 में 3 टेक्नोक्रेट फाउंडर्स ने शुरू किया था। अब ये कंपनी फैमिली ड्रिवन से प्रोफेशनली मैनेज स्ट्रक्चर की तरफ ट्रांजिशन कर रही है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल गवर्नेंस इश्यूज। तो एमटार का हिस्टोरिकल गवर्नेंस रिकॉर्ड काफी क्लीन रहा है, यहाँ पे कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। अगर हम की मैनेजरियल पर्सन या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर पर्वत श्रीनिवास रेड्डी टेक्स होम द मोस्ट इनकम। तो अगर हम क्रेडिट रेटिंग देखें तो क्रेडिट रेटिंग में भी क्रिसिल की तरफ से एज वेल एज इकरा की तरफ से ये कंपनी को काफी अच्छी रेटिंग्स मिलती है। तो क्योंकि मैंने अभी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की बात करी, तो एक बार कंपनी का डेट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो दिस कंपनी इज अ नेट डेट कंपनी, तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 0.45 था। और ये कंपनी एमटार एक्सपेक्ट्स टू बी अ नेट डेट कंपनी बिकॉज दे आर गोइंग टू यूज दैट मनी टू ग्रो। गवर्नेंस में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंपनी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करती है। तो ये कंपनी परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज नहीं करती है, बल्कि जब फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया जाता है तभी ये कंपनी रेवेन्यू बुक करती है, विच मींस व्हेनेवर दे सेल दे रिकॉर्ड रेवेन्यू। तो यहां पे कोई रेड फ्लैग नहीं हो सकता है। अगर गाइडेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा मिक्स रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में टारगेट्स हिट हुए, पर फाइनेंशियल ईयर 24 एक चैलेंजिंग साल था जहां इनको मिड ईयर अपनी गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज करनी पड़ी। और इन फाइनेंशियल ईयर 26 काफी बड़ा गाइडेंस दिया है कंपनी ने, एंड दे विल हैव टू लिव अप टू दैट। गाइडेंस नहीं मीट करना, स्पेशली फॉर अ कंपनी जो इतने हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, उसको एक सीवियर डी रेटिंग मिल सकती है। तो एमटार विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद गिविंग गाइडेंस गोइंग फॉरवर्ड। अब थोड़ा एक रीसेंट रेड फ्लैग देखते हैं जो कंपनी में दिखा है। तो इस कंपनी में काफी प्रमोटर सेल्स हैव बीन हैपनिंग, राइट, स्पेशली रिसेंटली व्हेन एमटार हैज बीन हिटिंग देयर ऑल टाइम हाइज। सेल्स हो रही है फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द रेडी फैमिली, एंड दिस डज नॉट फिल द मार्केट विद कॉन्फिडेंस अबाउट द कंपनी। ये प्रमोटर सेल्स अगर होते रहेंगे तो दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग एंड विल कैप द अपसाइड इवन इफ स्ट्रक्चरली एमटार का बिजनेस प्रॉस्पर होता रहे। पास में कुछ प्रमोटर्स के शेयर बेचने पर इन्वेस्टर्स ने काफी सवाल उठाए, पर एमडी श्रीनिवास रेड्डी ने क्लियर किया उनकी पोजीशन, राइट, कि वो इंटैक्ट है, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं एंड ही इज नॉट गोइंग टू सेल। ऑल्सो ऑडिटर्स की तरफ से कोई भी क्वालिफाइड ओपिनियंस नहीं आया इस कंपनी के बारे में, विच इज अ गुड थिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन और व्हाट आई कॉल द स्टोरी पार्ट ऑफ द कंपनी, स्टार्टिंग विद द की स्ट्रक्चरल रिस्क्स जो एमटार के बिजनेस में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला रिस्क है ब्लूम का डोमिनेंस। जो इनकी सबसे बड़ी ग्रोथ है वही उनकी रिस्क है। 70% रेवेन्यू एक सिंगल कस्टमर से आना एक वल्नरेबिलिटी बताता है। जब भी कोई कंपनी का एक हाई डिपेंडेंस होता है ऑन अ नैरो बेस ऑफ कस्टमर्स, तो ये कंपनी इज मोर वल्नरेबल टू शॉक्स। अगर कोई शॉक हो गया, अगर ब्लूम एनर्जी के बिजनेस को कुछ भी हो गया या ब्लूम एनर्जी डिमांड स्ट्रक्चरली डिमांड वीक होना चालू हो गई, तो एमटार विल टेक अ ह्यूज हिट। तो दिस इज रिस्क नंबर 1। रिस्क नंबर 2 है सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी। स्पेशलाइज्ड एलॉयज और इनकॉन्सिल शीट्स इंपोर्ट करने होते हैं, राइट। ये जो एमटार जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है वो इंपोर्ट करने से बनाती है, तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर फ्रेट रेट बढ़ने से प्रोडक्शन शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है कंपनी का। तीसरा रिस्क है गवर्नमेंट का बजट डिपेंडेंसीज और पॉलिसी शिफ्ट्स। तो एमटार की जो नॉन ब्लूम रेवेन्यू है वो एनपीसीआईएल, इसरो और डीआरडीओ पे बहुत डिपेंड करती है, राइट। और ऑर्डर इनफ्लोज आर एट द मर्सी ऑफ इंडियाज एनुअल बजट। तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन जैसे होगा डिफेंस का, वो इंक्रीज करेगा कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पीयर्स। दिस इज अगेन अनदर रिस्क दैट वी हैव टू लुक टुवर्ड टू। चौथी रिस्क है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस और एक्सपांशन रिस्क, राइट।
एक्सपांड करना अलग अलग टेरिटरीज में। जैसा कि हमने देखा कि जो सेगमेंट्स में एमटार काम करती है उन सेगमेंट्स में टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर, तो एमटार विल हैव टू कीप अप विद दैट पेस एंड दे हैव टू एक्सपांड विद द टेक्नोलॉजिकल साइकिल, राइट। पांचवां देखें हम रिस्क, तो यहां पे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और लायबिलिटीज है। तो एमटार मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड मिसाइल्स, और इसमें ना टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता है, तो एमटार विल हैव टू कीप अप देयर क्वालिटी। इफ द क्वालिटी डिग्रेड्स, इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलना बंद हो सकते हैं। और लास्ट रिस्क है फॉरेन करेंसी रिस्क। तो क्योंकि एमटार इज अ एक्सपोर्ट हैवी कंपनी, तो अगर अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन रुपी का अगेंस्ट डॉलर्स, तो वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है इस कंपनी को। अब रिस्क हो गई, तो लेट्स मूव ऑन एंड ये देखते हैं कि ये कंपनी को वैल्यूएशन कैसे करना और ये कंपनी में कौन कौन होल्डिंग्स लगता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉप 5 ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो ये कंपनी में होल्डिंग्स रखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो यहां पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने सबसे ज्यादा शेयर्स होल्ड किया। देन देयर इज एचडीएफसी डिफेंस फंड, देन देयर इज एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, देन अगेन निप्पॉन, और फिर फ्रैंकलिन इंडिया का भी स्मॉल कैप फंड है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड एएमसीज हु आर होल्डिंग एमटार शेयर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे अबाउट दिस कंपनी, जिसपे बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑलरेडी हो रहा है, विच इज वैल्यूएशन, राइट। तो ये जो वैल्यूएशन की गई है मैंने 15 जून 2026 के मल्टीपल्स पे की गई है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिखता है वो ये है कि अगर हम पी रेशियो देखें या ईवी टू एबिटा देखें तो 228 का पी है इस कंपनी का एज ऑफ 15 जून, और ईवी बाय एबिटा 117 है, जो 3 ईयर मीडियन और 5 ईयर मीडियन से बहुत ज्यादा है। तो मेरे को यहाँ पे आपको सिर्फ एक समराइज करके मेरे को आपको चीज बतानी है वैल्यूएशन के बारे में। तो जो स्टॉक है ना वो ट्रेड करता है एट इंसेनली हाई मल्टीपल्स टुडे, एंड दैट्स बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एआई एंड डेटा सेंटर बूम, राइट। एआई डेटा सेंटर का बूम का पार्ट है, इसलिए ये इतने हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, जैसे हर कंपनी जो एआई डेटा सेंटर के बूम का पार्ट है वो ट्रेड कर रही है, राइट। बिकॉज ऑफ ऑल द विजिबिलिटी, हमारे पास बहुत विजिबिलिटी अहेड है फॉर एमटार, इट इज डिफिकल्ट, यहां पे इस वैल्यूएशन पे इट इज डिफिकल्ट टू मॉडल फॉर एनी नियर टर्म अपसाइड, राइट, क्योंकि मार्केट ने बहुत कुछ प्राइस इन कर लिया है इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है, जो स्टोरी है वो स्ट्रांग है, पर जो मल्टीपल्स टुडे हैं दे मे बी टू रिस्की फॉर अ मॉडरेट इन्वेस्टर हु लाइक्स टू प्रोटेक्ट देयर डाउनसाइड, राइट। एमटार के पास कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है at this valuation and nor do the investors who invest in this stock at this valuation. तो कंपनी को एग्जीक्यूशन परफेक्ट करना पड़ेगा फॉर दीज मल्टीपल्स टू बी जस्टिफाइड। तो अब स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे व्हाट वी आर गोइंग फॉर हियर इज कंप्यूट पावर। टू रन और ट्रेन एआई मॉडल्स यू नीड कंप्यूट पावर, एंड फॉर दैट यू नीड जीपीयूज, और जीपीयूज सर्वर्स पे रन करते हैं, और ये सर्वर्स डेटा सेंटर्स पे काम करते हैं जिनको बहुत सारी पावर चाहिए। तो ये पावर थीम में ब्लूम एनर्जी बहुत ही डेलिकेटली प्लेस्ड है, विच मींस एमटार इज ऑल्सो डेलिकेटली प्लेस्ड। तो ये है एक इंटायर स्टोरी फॉर एमटार। तो स्टोरी है एमटार के पास मोट है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो स्केल पे वो जीरो एरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट रहता है, राइट। They cannot make errors and they have not previously. तो यहां पे barriers to entry भी है to go with the structural growth story as well as financials देखें हम तो company is now making cash, right? तो उनका जो business model है that is also turning out to be successful. तो ये था एमटार का complete and full 5G analysis, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो please share it with your investing friends, especially those who have invested in एमटार, and subscribe to our channel if you haven't already. और मिलेंगे मेरे next deep dive वीडियो पे। If you have any company suggestions for me, please tell me in the comment section. Thank you so much.